बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड ने प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स की एक लिस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की है। उस लिस्ट में से आपका पीबीए आएगा, जो पीबीए का पेपर होगा, तो उस पीबीए से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स हैं उन प्रैक्टिकल्स की वीडियोस हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उस लिस्ट का जो पहला प्रैक्टिकल है आज की वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल है measure the volume of a small spherical object using screw gauge and calculate the uncertainty in the result। तो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फार्मूला टू फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करने का फार्मूला क्या है? तो इसका आंसर सिंपली आपने जो स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट को फाइंड करने का फार्मूला है वो जस्ट यहाँ पे नोट डाउन करना है। लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल आर 50 देन कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। अब इस क्वेश्चन में स्क्रू गेज की पिच की वैल्यू दे दी गई है और सर्कुलर स्केल पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है वो वैल्यू दे दी गई है। तो इसको हमने ऊपर वाले फार्मूले में पुट करके लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेना है। तो ये वैल्यूज लीस्ट काउंट के फार्मूले में पुट करेंगे और हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंसिडर जीरो एरर व्हेन टेकिंग मेजरमेंट्स विद द स्क्रू गेज। कि इम्पोर्टेंट क्यों होता है जीरो एरर कंसिडर करना, यानी कि हम जब स्क्रू गेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट हम कोई भी रीडिंग क्यों नहीं फाइंड कर लेते। पहले हम उसका जीरो एरर फाइंड करते हैं, बाद में रीडिंग फाइंड करते हैं और फिर जीरो करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये क्यों किया जाता है? तो बेसिकली जीरो एरर को लाजमी चेक करना होता है। स्क्रू गेज या कोई भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो उसका जीरो एरर पहले चेक कर लें, ठीक है? क्योंकि वो क्या करती है, अगर हम जीरो एरर चेक नहीं करेंगे तो जो मेजरमेंट है वो हमारे पास करेक्ट नहीं आएगी, और करेक्ट नहीं आएगी तो इसका मतलब ये है कि आगे जितनी भी कैलकुलेशंस होंगी वो सारी रॉन्ग होंगी। तो करेक्ट आंसर के लिए जीरो एरर फाइंड करना जरूरी होता है और उसके बाद जीरो करेक्शन अप्लाई करना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है नेम एंड कैलकुलेट द टाइप ऑफ एरर शोन इन द गिवन फिगर। ये फिगर है और इसमें एरर क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें आपने देखना है कि सर्कुलर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की जीरो वाली लाइन के बराबर आ चुकी है। जब सर्कुलर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के बराबर आ चुकी हो तो उसमें जीरो एरर मौजूद नहीं होता। तो इसमें हम लिखेंगे इट हैज नो जीरो एरर। नेक्स्ट एक और डायग्राम दी गई है और इसमें कहा गया है कि कैलकुलेट करना है एरर, और वो एरर कौन सा है ये भी बताना है। तो अब इसमें आप देखें तो सर्कुलर स्केल की जीरो वाली लाइन मेन स्केल की जीरो से बिहाइंड रह गई है, पीछे रह गई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जिस सर्कुलर स्केल में सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन से बिहाइंड रह जाए तो उसमें पॉजिटिव जीरो एरर होता है। और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। n क्या है? n वो नंबर ऑफ डिवीजन है, वो लाइन है जो कि मेन स्केल की इंडेक्स लाइन के बिल्कुल बराबर आ रही हो या उसको क्रॉस कर चुकी हो। तो इस केस में आप देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लाइन जो है वो इंडेक्स लाइन के बराबर आ रही है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, यानी कि हम 5 को इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर। तो ये क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है और वैल्यू कितनी है 0.05 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और फिगर दी गई है और इसमें जीरो एरर का कौन सा है और कितना है वो कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कुलर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस कर गया है। जब सर्कुलर स्केल की जीरो लाइन में इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए तो वो क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर होता है। और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम ये देखते हैं कि कितनी डिविजन्स क्रॉस कर गई हैं। तो आप देख सकते हैं ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर जो है वो जीरो इंडेक्स लाइन के बराबर आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 5 है। तो फार्मूला वही है जो ऊपर यूज किया, सिर्फ साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि नेगेटिव जीरो एरर है। तो -n इंटू लीस्ट काउंट
माइनस n की वैल्यू ऑफ 5 है, लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दी स्क्रू गेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये स्क्रू गेज आपको एक डायग्राम दिखाया गया है और इसकी मदद से रीडिंग लेनी है। तो यहाँ से आपके लिए रीडिंग लेनी थोड़ी मुश्किल होगी, इसको जूम कर लेते हैं। लेकिन जूम करने से पहले इसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में डायग्राम भी आ सकती है कि डायग्राम ड्रॉ करें, लेबल करें उसको। तो ये डायग्राम है और इसके जो पार्ट्स हैं, ये एनविल होता है, ये स्पांडल है, ये डॉटम लाइन या इंडेक्स लाइन भी कहते हैं, या इसको सेंटर लाइन भी कहते हैं, ये मेन स्केल होता है, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है, ये थिम्बल है और ये रेचेट है। तो इसको हम जूम करते हैं और उसकी मदद से रीडिंग लेंगे। अब इसकी मदद से रीडिंग लेना आसान होगा। अब आपके सामने ये इमेज क्लियर है। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग को लिखना है। मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग के लिए आपने ये देखना होता है कि हमें लास्ट यहाँ पे कौन सी लाइन नजर आ रही है। तो अगर ये नजर ना आ रही होती तो लास्ट लाइन ये होती, हम इसको रीड करते। लेकिन अब ये नजर आ रही है तो हमारे पास क्या है? ये लास्ट लाइन है और इसको हम रीड करेंगे कि ये कौन सी वैल्यू है। तो ये 0, ये 1, 2, 3, 4 और ये 4.5। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है? 4.5 मिलीमीटर। उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करनी है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए आपने ये देखना होता है कि सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन इंडेक्स लाइन के बराबर आ चुकी है या उसको क्रॉस कर चुकी है। तो इस केस में ये 20 लाइन है, 21, 22 नंबर लाइन इंडेक्स लाइन के बराबर आ चुकी है। तो मेन सर्कुलर स्केल रीडिंग 22 है। नेक्स्ट क्या कहा गया है? व्हाट विल बी द डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इन अबव फिगर। कि फिगर के जास के दरमियान अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका डायामीटर कितना होगा। तो फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करने का फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट है। मेन स्केल रीडिंग कैलकुलेट कर चुके हैं 4.5 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल रीडिंग 22 मल्टीप्लाई बाय जो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है वो हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0.22 मिलीमीटर आ जाएगा। इसको 4.5 में ऐड करेंगे तो 4.72 मिलीमीटर आ जाता है। तो ये उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का डायामीटर है जो इस स्क्रू गेज के जास के दरमियान फिक्स किया गया था। कंप्लीट द टेबल। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द टेबल। एक टेबल दिया गया है और उसको कंप्लीट करना है। ये टेबल है, इसमें सीरियल नंबर, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग से रिलेटेड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ऑन रेफरेंस लाइन दी गई हैं। वैल्यू कितनी है, यानी कि n को, इस वैल्यू को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है। ऑब्जर्व्ड यानी कि n प्लस n इंटू LC, ठीक है। जो ऑब्जर्व रीडिंग होगी और उसको फिर करेक्ट करके लिखना है, यानी कि अगर कोई जीरो एरर था तो वो उसमें ऐड करना है। तो पहले हम वैल्यू ये लिखते हैं, इसमें क्या है? n इंटू LC। ये जो कैपिटल N है ना, ये वाली वैल्यू है, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग वाली। इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले हम वैल्यू ये वाली लिखते हैं, यानी कि इस कॉलम में इस वैल्यू को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 मिलीमीटर। तो 0.01 मिलीमीटर को 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.76 आ जाएगा। 75 से 0.75 और 74 से करेंगे तो 0.74 आ जाएगा। अब ऑब्जर्व वैल्यू यानी कि ये जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आई थी, इसको मेन स्केल रीडिंग में ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो 1.76, 1.75 एंड 1.74 आ जाएगा। उसके बाद करेक्टेड से मुराद ये है कि अगर कोई जीरो एरर है तो जीरो एरर करेक्शन अप्लाई करनी है। अब इस केस में हमें कोई जीरो एरर नहीं दिया गया था, जस्ट कहा गया था कंप्लीट द टेबल। तो इसका मतलब ये है कि इन रीडिंग्स के लिए हम जीरो एरर, जीरो करेक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो एग्जैक्ट यही वाली वैल्यूज जहाँ पे लिख देनी है। तो इस तरीके से ये टेबल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के दरमियान क्या डिफरेंस है? तो एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो एक फिक्स आंसर है, जो ट्रू वैल्यू है, जो एक नॉन वैल्यू है, उसके कितना करीब हमारा आंसर आ रहा है, उसको हम एक्यूरेसी का नाम देते हैं। और प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन ये है कि हम दो या दो से ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं और वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितना करीब आ रही हैं, ठीक है। तो
एक्यूरेसी एग्जैक्ट जो आंसर है, जैसे जी की वैल्यू 9.8 है हम जानते हैं, और हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उस वैल्यू को इस 9.8 से कंपेयर करना कि कितनी अप्स डाउन्स आ रही हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे? एक्यूरेसी का नाम देंगे। जितना ज़्यादा 9.8 के करीब होगा हमारा आंसर, उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और प्रिसीजन क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग्स लें और वो रीडिंग्स एक दूसरे के कितना करीब आए, उसमें फाइनल आंसर का कोई अमल नहीं होता, यानी कि फाइनल आंसर मालूम ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ हमने मेजर्ड वैल्यूज को चेक करना होता है कि वो एक दूसरे के कितना करीब हैं। अगर वो एक दूसरे के करीब हों तो आंसर प्रिसाइज होता है, और अगर वो एक दूसरे के करीब ना हो तो आंसर प्रिसाइज नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ कैन प्रिसीजन बी इम्प्रूव्ड? प्रिसीजन को कैसे इम्प्रूव करते हैं, यानी कि कोई भी मेजरमेंट है और उसमें प्रिसीजन आ रही है तो उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? प्रिसीजन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज करना है जो कि एक्यूरेट हो। मल्टीपल रीडिंग लेंगे, उन रीडिंग्स की एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं उनको मिनिमाइज कर देंगे, जिसके नतीजे में प्रिसीजन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रिसीजन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स और प्रिसीजन के दरमियान क्या रिलेशन है? तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें क्या बताता है? इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ ए मेजरमेंट। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा हैं तो उसमें प्रिसीजन भी ज्यादा होगी। सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड पूरा टॉपिक है, उसके रूल्स हैं वो आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी बात की गई है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या इंडिकेट करते हैं? ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो प्रिसीजन भी हाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डज द पिच ऑफ स्क्रू गेज रिलेट टू द प्रिसीजन ऑफ द स्क्रू गेज? कि स्क्रू गेज की जो पिच है वो कैसे रिलेट कर रही है प्रिसीजन के साथ? पिच क्या होती है? सर्कुलर स्केल को जब एक कंप्लीट रोटेशन दी जाती है तो मेन स्केल जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको पिच कहा जाता है। स्क्रू गेज आप लें और उस स्क्रू गेज की मदद से स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दें, तो उस कंप्लीट रोटेशन के नतीजे में मेन स्केल जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमारे पास पिच कहलाता है। तो अब कहा यह गया है कि पिच कैसे रिलेट कर रहा है प्रिसीजन के साथ। तो पिच जो है स्क्रू गेज की वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है प्रिसीजन को। अगर पिच स्मॉलर होगी तो वो प्रिसीजन को इंक्रीज कर देगी, अगर पिच लार्जर होगी तो वो क्या करेगी? प्रिसीजन को कम कर देगी। प्रिसीजन इक्वल होती है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। Precision equal to pitch divided by number of circular scale divisions. Next question number 15 है, how can you minimize uncertainty when using a screw gauge? Screw gauge को अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं जब एक स्क्रू गेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि स्क्रू गेज की मदद से आप कोई भी रीडिंग ले रहे हैं तो जो अनसर्टेनिटी है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो अगर स्क्रू गेज की रीडिंग्स में अनसर्टेनिटी आ रही है तो उसको कम करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप जीरो एरर चेक करें और जीरो एरर की वैल्यू फाइंड करके जीरो करेक्शन अप्लाई करें। ठीक है, एक चीज ये है। दूसरा, जब आप स्क्रू गेज के स्टड और स्पाइंडल के दरमियान या एनविल और स्पाइंडल के दरमियान जो सफेयर या वायर रख रहे हैं, तो जो आपने जब इनको टाइट करना है तो वो रेचेट की मदद से फोर्स लगाकर उसको टाइट करें, थिम्बल की मदद से नहीं। थिम्बल की मदद से आप रोटेट करेंगे तो वहां पे आप ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, आंसर करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर के लिए आपने रेचेट को यूज करके स्टड और स्पाइंडल के दरमियान गैप क्लोज करना होता है। इसके अलावा मल्टीपल रीडिंग्स लें और उनका एवरेज कैलकुलेट करें, उसकी मदद से भी जो एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, how does the number of divisions on the circular scale affect the least count of a screw gauge? नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं सर्कुलर स्केल पे वो कैसे इफेक्ट करते हैं स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट को?
तो आपने लीस्ट काउंट का फार्मूला पढ़ा हुआ है। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि नंबर ऑफ डिविजन्स जो हैं सर्कुलर स्केल के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं लीस्ट काउंट के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन ज्यादा हैं तो लीस्ट काउंट कम होगा और आंसर ज्यादा प्रिसाइज होगा, और अगर सर्कुलर स्केल डिविजन्स की जो हैं वो ज्यादा हैं, कम है, तो लीस्ट काउंट हाई होगा और लो प्रिसीजन होगी। तो यहां तक हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था जिसमें हमने पीबीए से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियोस आपके प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। तो मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखें। थैंक यू।